मैं आज की सीरीज लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए सोशल स्टडीज पेपर 2 की। अगर आप लोग सीटेट और यूपीटेट की तैयारियां कर रहे हैं तो आप लोगों को पता है सोशल स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के 150 मार्क्स में से 60 मार्क्स आप लोगों का यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हमारी ये क्लास स्टार्ट होती है जिसमें मैं आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की तैयारी कराने वाली हूँ। क्लास 6, 7 और 8 हम लोग सब कुछ कवर अप करेंगे, तो इस सीरीज में जुड़ जाइए। और वीडियो पसंद आए स्टूडेंट तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको आज यहाँ पे जितनी भी चीजें बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। अगर आप लोग न्यू भी हैं, आप लोग फर्स्ट टाइम सीटेट या यूपीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो भी चैनल में जुड़ जाइए, क्योंकि आपको जितनी भी चीजें आज मैं यहाँ कराने वाली हूँ आपके लिए, आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना, बेशक आपकी वीडियो थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो स्किप बिल्कुल भी मत करना। और चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट देखते हैं, हमारा ये पहला क्वेश्चन है, और ये जो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ स्टूडेंट दिख रहा है आप लोगों का ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। और ये ज्योग्राफी का क्लास 6 का आप लोगों का क्लास 6 का चैप्टर 1 है। ये चैप्टर 1 का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के यूपीटेट और सीटेट दोनों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वह दो ग्रह जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है वो कौन से दो हैं सैटेलाइट्स, आप लोगों को बताने हैं। तो दो प्लैनेट्स के नाम बताने हैं जिसके पास सैटेलाइट्स नहीं हैं। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, बुध और शुक्र या मरकरी एंड वीनस, बुध और शनि या मरकरी एंड सैटर्न, पृथ्वी और बृहस्पति या अर्थ एंड जुपिटर, एंड द फोर्थ ऑप्शन है शुक्र एंड मंगल, वीनस एंड मार्स। तो अगर आप लोगों को प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि किसके पास सैटेलाइट्स बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर, अगर आपको इसका आंसर नहीं आता स्टूडेंट तो आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को इसको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने वाली हूँ। आज इस वीडियो के एंड तक बने रहना और बहुत ध्यान से समझना जितनी भी मैं आपको यहाँ बातें बताऊं। तो फर्स्टली स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे पास, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पास कितने प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, तो हमारे ऐसे दो प्लैनेट हैं जिनके पास उपग्रह नहीं है। तो वो कौन कौन से हैं? मरकरी एंड वीनस, बुध और शुक्र, ऐसे ये दो ग्रह हैं जिनके पास क्या नहीं है? सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अब इसको पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँ बहुत ध्यान से समझना। मेरी गारंटी है आपको मैं टॉपिक आज क्लियर करके दूंगी, और आज के बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ एक क्वेश्चन नहीं, जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो सब कुछ मैं करा दूंगी। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि प्लैनेट से रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है कि आप लोगों के जो प्लैनेट्स है वो टोटल कितने हैं? 8 हैं। पहला है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 8 उपग्रह हैं हमारे, जिसमें से हमारे 2 हिस्से में ये बटे हुए हैं। पहला हमारा जो होता है वो है इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह, और दूसरा हम देखते हैं आउटर प्लैनेट जो है बाहरी ग्रह। पहला क्वेश्चन यही बनता है स्टूडेंट कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सीटेट का एग्जाम हो या यूपीटेट का, पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप लोगों के वो कौन से आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, तो वो आप लोगों को नाम बताने, आपके ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप लोगों से अगर इनर प्लैनेट पूछा जाए तो कौन कौन से हैं, तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये 4 हैं जो कि आंतरिक ग्रह हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है, आउटर प्लैनेट यानी बाहरी ग्रह पूछा जाए तो वो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये पहला क्वेश्चन बनता है, और ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स आ चुका है। ठीक है, तो आगे भी आ सकता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या बनता है? दूसरा क्वेश्चन आपको ये याद रखना है, जो हमारे स्टूडेंट इनर प्लैनेट्स हैं, जो आंतरिक ग्रह हैं, ये जितने भी, ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये सारे के सारे बहुत क्लोज हैं सन के, ये सब बहुत सूरज के बहुत ही करीब हैं। दूसरा, ये सब के सब चट्टान से बने हुए हैं, रॉक्स से बने हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ये कौन से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि रॉक्स से या चट्टान से बने हैं। तो आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ऐसे उपग्रह हैं जो कि किससे बने हुए हैं? चट्टानों से बने हुए हैं। क्लियर हो गया। यही बात करेंगे हम बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट की। तो यहाँ पे
ये बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं सूरज से। क्लियर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए सूरज से बहुत दूर कौन कौन से उपग्रह हैं, कौन से ग्रह हैं, तो वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये 4 ऐसे ग्रह हैं जो सूरज से बहुत दूर हैं। दूसरा आपको याद रखना है, ये चारों ग्रह जो है गैसों और तरल पदार्थों से बने होते हैं। तो आपसे ये दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गैस और लिक्विड से बने हुए ग्रह प्लैनेट्स कौन से हैं, तो वो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर उठा के चेकआउट कर लो, सीटेट या यूपीटेट का ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट अगर आप देखेंगे कि ये जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये ह्यूज प्लैनेट है, सबसे बड़े ये ग्रह हैं, ये पॉइंट भी। तो स्टूडेंट मैं जो आपको यहाँ तैयारियां करा रही हूँ, साथ में आप लोग अगर जानते होंगे, आपने प्रीवियस ईयर देखा है, तो आप लोगों से वहां पे स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे डिटेल में करा रही हूँ, हर एक टॉपिक को डिटेल वाइज पढ़ाऊंगी। अगर ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ गया तब भी आप इसको कर सके, वन वर्ड में आ गया तो बहुत ही इजी है, तब भी आप इसको कर पाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपसे यहाँ पूछा भी जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पे किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पे कितने सैटेलाइट्स हैं, किस पे कितने मून हैं। तो स्टूडेंट पहले हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स, आंतरिक ग्रह में, कि किसके पास कितने उपग्रह हैं। मैंने आपको पहले बताया मरकरी के पास कोई भी नहीं उपग्रह है, 0। तो मरकरी के पास 0 है, वहां पे कोई भी मून उपग्रह नहीं है। दूसरा वीनस के पास भी मैंने अभी आपको बताया कि वीनस के पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। अर्थ के पास, पृथ्वी के पास कितना है, 1 है। मार्स के पास 2 मून देखने को हमें मिलता है। यही हम बात करेंगे आउटर प्लैनेट, बाहरी ग्रह की, तो जुपिटर के पास कितनी 53 हमें यहाँ पे सैटेलाइट्स देखने को मिलते हैं। सैटर्न के पास भी सेम हमें 53 मून्स देखने को मिलते हैं। यूरेनस, अरुण के पास देखेंगे तो 27 और नेपच्यून, वरुण के पास देखेंगे तो 13 मून या सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है कि किसके पास कितना है, कितने उपग्रह हैं। ये आप लोग एक बात और याद रखना, एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट, जैसे ये सन है, तो ये क्वेश्चन पूछा था कि सन के सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है, तो आपका आंसर होगा मरकरी यानी कि बुध। जो सबसे सन के करीब है तो वो है बुध, और जो सबसे दूर है वो है नेपच्यून यानी कि वरुण। एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इस प्लैनेट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ करा दिया। तो आपने देखा कि आप लोगों से यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था कि वो 2 प्लैनेट बताने हैं जिसके पास सैटेलाइट नहीं है, तो वो थे मरकरी और वीनस, बुध और शुक्र। तो आपने देखा मैंने इसमें ही आप लोगों को, अब आपको ये आंसर क्लियर हो गया होगा और ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक भी आई होप क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ मैंने इससे रिलेटेड और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी करा दिए हैं। आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपने ये इतने पॉइंट्स लिख लेना, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहां पे आपको मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों को क्लियर हो गया किसके पास कितने मून है, सैटेलाइट्स कितने हैं, इनर प्लैनेट याद कर लेना, सीक्वेंस वाइज याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। आउटर प्लैनेट से भी आगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको कराऊंगी, या कुछ भी और भी क्वेश्चंस पॉइंट्स बताने होंगे वो नेक्स्ट आगे कराती रहूंगी। अभी आपको इतने पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो अभी मैंने आप लोगों को जितनी बातें क्या क्या बताई हैं कि हमारे पास जो आंतरिक सौर मंडल थे वो किससे बने होते थे, चट्टानों से बने हुए होते थे, ठीक है। किससे बने होते, चट्टानों से बने हुए होते थे, और ना तो उस पे बुध और ना ही शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है, यह भी हमने क्लियर कर लिया। पृथ्वी के पास कितना हमने देखा, 1, और मंगल के पास 2 छोटे चंद्रमा होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और थर्ड अगर आप देखेंगे आउटर सोलर सिस्टम, बाहरी सौर मंडल की बात करेंगे तो ये गैस के दिग्गज बृहस्पति और शनि, और जो हमारे यूरेनस और नेपच्यून हैं ये किससे बने होते थे, इनके पास बहुत सारे सूरज चंद्रमा देखने को हमें मिलते हैं, जो कि मैंने आपको अभी इससे पहली वाली स्लाइड में दिखा दिया है। तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इस तरीके से भी पूछा जाता है, कंफ्यूज भी करा जाता है, लेकिन आप लोगों को अब कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया है। क्लियर हो गया।
तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए स्टूडेंट, टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहा है, तो कमेंट करते हुए बताइएगा जरूर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये आप लोगों का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्लास 8th है। क्लास 8th का आप लोगों का चैप्टर 9 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन यूपी टेट और सी टेट दोनों के प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन है द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम चलाया गया था वो कौन से साल में चलाया गया था, आपको ये बताना है। और ये किसने चलाया था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बाकी अभी हम इसको डिटेल में जरूर समझेंगे, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसको हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट जो है किसने पास किया था, कौन लेकर आया था। तो ये स्टूडेंट ये कौन से ईयर में आया था, तो ये आया था 1856 में। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं कि इसमें ऐसी और कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होनी चाहिए। स्टूडेंट आपको जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मैं आपको टॉपिक्स दिखा रही हूँ ना, ये सब कुछ एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, क्योंकि आपकी जो सीटेट या यूपी टेट के एग्जाम होते हैं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें भी एनसीईआरटी की लाइन्स ही होती है। तो मैंने आपकी एनसीईआरटी की लाइन्स ही रखी हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। मैंने कोई गूगल से कुछ अदर कोई टाइपिंग नहीं किया, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। इसीलिए आप लोगों को अगर इसको कर लिया तो आप लोग अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। आगे देखेंगे इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है। मैंने अभी आपको बताया जो हमारा जो विडो रीमैरिज है इसको कौन लेकर के आया था, ईश्वर चंद विद्यासागर ने। सबसे प्रसिद्ध सुधारकों में से एक ईश्वर चंद विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग ये सुझाव देने के लिए किया और विधवाओं को पुनर्विवाह कर सकती हैं ये बात सजेस्ट की थी। क्लियर हो गया। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि 1856 में उनके सुझावों को लेकर के ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया और 1856 में विधवा जो हैं पुनर्विवाह कर सकती हैं, ये भी एक लॉ कानून बना दिया गया था। थर्ड आपको पॉइंट याद रखना है कि जो भी लोग विधवाओं के पुनर्विवाह के खिलाफ थे, ठीक है, जैसे कि विद्यासागर जो है वो अगेंस्ट थे कि विधवा का विडोज के दोबारा से रीमैरिज शादी नहीं होनी चाहिए, इस बात से अगेंस्ट थे, तो उनका बहिष्कार किया गया था, उन्हें बॉयकॉट कर दिया गया था। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ये आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अदरवाइज आपसे ये क्वेश्चन वन वर्ड में आ गया कि कौन से वो रिफॉर्मर थे जिन्होंने जो आपका ये विडो रीमैरिज कराने का आइडिया जो था किसने सजेस्ट किया था, तो वो थे ईश्वर चंद विद्यासागर। कौन से ईयर में था, 1856 में। और कौन इसके अगेंस्ट था विडो रीमैरिज कराने के, कौन नहीं चाहता था, तो वो था राइट आंसर विद्यासागर। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी आएगा तो यही लाइंस आपसे वहां पूछी जाएंगी। ईयर बदल दिया जाएगा, नाम बदल दिया जाएगा, बट आप लोगों को इसको अब आशा करती हूँ कि आप लोग इसको गलत करके नहीं आएंगे। क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि आपसे आपके क्वेश्चन पूछा गया था हिंदू विडो रीमैरिज जो है वो कब है, 1856 में। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, इसको आप अच्छे से समझ लेना और स्टूडेंट हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हो सके तो अपने आप इसको नोट्स बनाओ, क्योंकि अगर आप खुद इसको लिख कर नोट्स बनाएंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूलने वाले। पीडीएफ आपको मिल जाएगी बट आप लोग उस तरीके से नहीं समझ पाओगे, याद नहीं हो पाएगा जो आपको लिख कर होने वाला है। तो बेटर है खुद से नोट्स बनाइए। वीडियो खत्म हो जाए दोबारा वीडियो स्टार्ट कीजिए और फिर दोबारा से सुनो, दोबारा से समझो, नोट्स बनाना इसको, ठीक है। अब बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे पॉलिटी का सिविक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सिविक्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितने भाषाओं का उल्लेख हुआ है। तो आप लोग मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल है, टोटल कितने शेड्यूल हैं, टोटल शेड्यूल है हमारे 12, ठीक है। उसमें जो 8वां शेड्यूल है उसमें टोटल लैंग्वेज जो है वो है स्टूडेंट 22। कितने हैं, 22। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए अब इसको डिटेल में समझ लेते हैं और किस क्या क्या इसमें आपको पॉइंट्स याद रखना है इसको समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो आप लोगों का
पहले आप लोगों को ये बात याद रखनी कि टोटल इसमें अभी मैंने आपको क्या बताया 22 लैंग्वेज थी, ठीक है। तो ये जो 22 लैंग्वेज जो है ये कौन सी आर्टिकल से दिया गया था, तो ये है आर्टिकल 344(1) एंड 351। ये दोनों आर्टिकल के नेम आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी कि वो 22 लैंग्वेज कौन कौन सी थी हमारे 8th शेड्यूल में, वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन सी थी, असम थी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस हैं जो हमें हमारे 8th शेड्यूल में हमें देखने को मिलती है। 8वीं अनुसूची में हमें 22 भाषाएं देखने को मिलती हैं। एक बात और ये मैं आपको कि जैसे मैंने आपको आर्टिकल याद रखना है और टोटल अनुसूची कितनी थी, 8वीं अनुसूची में 22 लैंग्वेज थी। लेकिन आपको स्टूडेंट एक बात और याद रखनी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहले एक्चुअल में इसमें सिर्फ 14 ही लैंग्वेज थी। इन भाषाओं में सिर्फ 14, जो स्टार्टिंग में जब संविधान आया था तो इस 8th अनुसूची में हमारे कितने 14 थी। बाद में जब ये सिंध जो लैंग्वेज है ये ऐड की गई का 1967 में 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये सिंध लैंग्वेज इसमें ऐड हुई। माइंड में आप लोगों को ये बात समझना है, अभी जो रिसेंटली में है वो टोटल 22 लैंग्वेज है, लेकिन पहले 14 थी। बाकी की 8 कब कब ऐड हुई हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बाकी की जो 8 है वो कब ऐड हुई और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुई थी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो सिंध लैंग्वेज है ये कब ऐड हुई थी, ये 1967 में जो 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू हुआ था। नेक्स्ट है कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये 3 लैंग्वेज जो है ये 1992 में 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके थ्रू जुड़ा था। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो है 2003 में 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये जुड़ा था। जो इम्पोर्टेंट है वो है ओडिया, जो ओडिया लैंग्वेज है ये रिप्लेस हुआ था कब, ओडिया में रिप्लेस हुआ था कब, 96 अमेंडमेंट थ्रू जो कि 2011 में आया था, इसके द्वारा ये प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये जो आपको बाकी की 8 लैंग्वेज दिख रही हैं ये किस कौन से ईयर में ऐड होती गई, किस अधिनियम के थ्रू, किस आपके संविधान संशोधन के थ्रू ये ऐड हुई थी, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो एक्चुअल में तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि पहले कितनी थी, तो 14 होगा, और नाउ रिसेंटली में अब करंटली जो है वो कौन सी है, तो है 22 लैंग्वेज। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आज की वीडियो में आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन, एक ज्योग्राफी का, एक पॉलिटी का, ये आज की हमारी पहली क्लास थी इसलिए मैंने आपको तीनों एक सब्जेक्ट के क्वेश्चंस रखे, कॉन्सेप्ट समझाया। तो स्टूडेंट आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कैसी लगी ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताना ताकि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए सीरीज स्टार्ट रखूंगी, कंटिन्यू रखूंगी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना। आज की क्लास कैसी लगी आपको, मेरे टॉपिक, मेरे पढ़ाने का तरीका, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँ तो नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए। ऐसे ही स्टूडेंट जैसे आपने देखा आज की वीडियो में, ऐसे ही मैं आगे की क्लास भी कंटिन्यू रखूंगी। क्वेश्चंस के साथ साथ टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन मेरे पूरी कोशिश रही है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ओके, तो आज की क्लास आपको कितनी समझ में आई, कैसी रही, ऐसे ही कंटिन्यू रखनी है, ये सब कुछ कमेंट करके जरूर बताना। ओके, इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके सारे डाउट को क्लियर करूंगी। कौन सी चीज, कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे कमेंट के रिप्लाई मैं जरूर करूंगी। ओके, आशा करती हूँ आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।